चलिए आज बॉलीवुड के एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो जितना ग्लैमरस है उतना ही विवादास्पद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइटम सॉन्ग्स की। ये वो गाने हैं जो फिल्मों में जान डाल देते हैं, लेकिन इन पर जो बहस होती है वो भी कुछ कम नहीं होती। तो असल सवाल ये है, क्या आइटम सॉन्ग सिर्फ हमारी संस्कृति का एक रंगीन हिस्सा है, मतलब एंटरटेनमेंट का एक जरिया, या फिर ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक सांस्कृतिक समस्या की जड़ है? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल के दो अलग अलग जवाबों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आइटम सॉन्ग है क्या भला। सोचिए, एक फिल्म चल रही है और अचानक कहानी रोककर एक ऐसा धमाकेदार गाना आता है जिसकी धुन सुनते ही जुबान पर चढ़ जाए और उस पर कोई बड़ा स्टार डांस कर रहा हो। अब इस गाने का फिल्म की कहानी से कोई सीधा लेना देना हो ये जरूरी नहीं। इसका बस एक ही मकसद होता है, फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनना। बस यही है आइटम सॉन्ग। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका मानना है कि इन गानों का असर सिर्फ पर्दे तक ही नहीं रहता। उनका तर्क ये है कि ये गाने समाज में महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखने की सोच, जिसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। इस बहस की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये एक चौंकाने वाला सच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस मनोरंजन को देख रहे हैं और समाज में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या उनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? इस पूरी बहस के केंद्र में एक शब्द है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी इंसान को, और इस केस में खास तौर पे एक महिला को, इंसान न समझकर सिर्फ एक चीज या वस्तु समझना, उसकी सोच, उसकी गरिमा, इन सब की कोई परवाह किए बिना। और आलोचकों का यही मानना है कि आइटम सॉन्ग्स गिनाओ यही काम करते हैं। और इसी बात को करिश्मा देसाई ने ब्राउन गर्ल मैगजीन में बहुत साफ शब्दों में कहा है। वो लिखती हैं, एक महिला इंसान है, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए कोई आइटम नहीं। उनके मुताबिक आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, इन गानों को महिला सशक्तिकरण का नाम देना मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप। पर क्या इन दावों में कोई दम है? चलिए अब खुद इन गानों के अंदर झांक कर देखते हैं, उनके बोलों और उन्हें फिल्माने के तरीके पर एक नजर डालते हैं। दबंग 2 का वो सुपरहिट गाना याद है, फेविकोल से? उसकी एक लाइन है, मैं तंदूरी मुर्गी हूं गटकाले सैया अल्कोहल से। यहाँ एक महिला की तुलना सीधे सीधे खाने की एक चीज से की जा रही है जिसे शराब के साथ निगल जाने को कहा जा रहा है। आलोचकों के लिए ये ऑब्जेक्टिफिकेशन का इससे बड़ा और साफ उदाहरण हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं है। एक स्टडी ने जब कई पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स को खंगाला तो एक पैटर्न साफ नजर आया। डैडी मम्मी गाने में चोरी छिपे कुछ करने की बात है, तो आओ राजा में बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अंदर आने का न्योता। और हद तो तब हो जाती है जब तेरी कमर को जैसे गाने में जबरदस्ती करने की धमकी दी जाती है। इस टेबल को देखिए, इन गानों में इस्तेमाल हुए आपत्तिजनक शब्दों की संख्या भी कम नहीं है। ये एक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। बात सिर्फ बोलों तक सीमित नहीं है, इन गानों को जिस तरह से फिल्माया जाता है वो भी यही कहानी कहता है। अक्सर कैमरे के एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स हीरोइन के शरीर के कुछ हिस्सों पर ही फोकस करते हैं। उनके शरीर को टुकड़ों में दिखाया जाता है, और एक आम सीन होता है जहां दर्जनों मर्द एक अकेली महिला डांसर को घूर रहे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, कई बार ये दिखाया जाता है कि महिला को ये सब अच्छा लग रहा है, वो इसे एंजॉय कर रही है। लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या इन गानों को देखने वाले और पसंद करने वाले हर इंसान के लिए इसका मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन ही है? शायद नहीं, क्योंकि इस कहानी का एक और पहलू भी है जो कहीं ज्यादा पर्सनल और उलझा हुआ है। द स्टैनफोर्ड डेली में दिया सभरवाल का ये अनुभव इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देता है। वो बताती हैं कि बचपन में उनके और उनकी सहेलियों के लिए ये गाने एक तरह के सीक्रेट एंथम थे। जब वो छिपकर इनके डांस स्टेप्स की नकल करती थीं तो उन्हें दबा हुआ नहीं बल्कि पावरफुल और विद्रोही महसूस होता था। तो ये आइटम गर्ल आखिर होती कौन है? ये बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का एक अलग ही क्लास है। ये वो आकर्षक महिलाएं हैं जो अक्सर चमकीले, सेक्सी कपड़ों में ऐसे डांस नंबर करती हैं जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पूरे शो की लाइमलाइट चुरा ले जाती हैं। तो इस नजरिए से अगर देखें तो बचपन का वो विद्रोही डांस सिर्फ नकल करना नहीं था, उसके पीछे गहरा मतलब था।
ये अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी बॉडी और अपनी पावर को समझने और अपनाने का एक तरीका था। और ये सब उस उम्र में हो रहा था जब शायद इसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द भी नहीं थे। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग विचार हैं। एक तरफ ऑब्जेक्टिफिकेशन का आरोप और दूसरी तरफ पर्सनल पावर की भावना। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, फिर भी एक साथ मौजूद हैं। ये दर्द, शक्ति और सुंदरता के बीच का एक बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता है, जहां आपकी अपनी पसंद और समाज का दबाव आपस में टकराते हैं। एक ब्यूटी सैलून की मालकिन राधिका इस पर एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती हैं। उनका मानना है कि वैक्सिंग जैसा दर्दनाक प्रोसेस आत्मोत्पीड़न नहीं है। वो कहती हैं, मैं तो बस किसी को वो बनने में मदद कर रही हूँ जो वो बनना चाहता है, और जब वो यहाँ से जाता है तो ज्यादा खुश होकर जाता है। और बस यहीं आकर हम असली दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ है वो पर्सनल खुशी और कॉन्फिडेंस जो सुंदरता के किसी एक पैमाने को हासिल करके मिलती है, और दूसरी तरफ है ये चुभने वाला एहसास कि सुंदरता का ये पैमाना ये तो समाज ने तय किया है। तो क्या अपनी खुशी को समाज के दबाव से अलग कर पाना वाकई मुमकिन है? और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब दर्द सहने के बाद खूबसूरती मिलती है, तो वो खूबसूरती असल में है किसके लिए? खुद के लिए, या फिर उस समाज के लिए जिसने खूबसूरती के ये नियम बनाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आइटम सॉन्ग्स की चकाचौंध के पीछे छिपी एक गहरी और जटिल सच्चाई को सामने लाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।